And as per your NCERT, this is chapter 3. Okay, we'll start with motion in a straight line. Give heading motion in a straight line. Correct. Motion in a straight line. ठीक है. Friend, motion in straight line क्या है? Branch of physics which deals with the study of motion and the properties of bodies in space with time is called what? Mechanics. You know? You know, students? Yes. Student, mechanics. Yes or no? There is something mechanics. Okay. Mechanics is what? The branch of physics that deals with study of motion. ठीक है? Deals with motion of particle. It is a branch of physics that deals with motion of particles, right? That deals with motion of particles of bodies. Motion of particles of bodies in space. Keep on writing with me. In space with time. ठीक है? Understood? Student, the branch of mechanics which deals with the study of motion regardless of the cause. मैंने बताया था मोशन की पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना है, उसकी कॉज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. उसको कहते हैं स्टूडेंट काइनामेटिक्स. क्या करते हैं? काइनामेटिक्स. ठीक है. मैकेनिक्स का दो ब्रांच है. एक है काइनामेटिक्स. ठीक है. There is one that is kinematics. Correct. Kinematics is the branch of mechanics that deals with the study of motion without knowing the cause. Yes or no? Deals with the study of motion. This is also study of motion without knowing the cause. Without knowing the cause. Correct. अगर हम कॉज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो उसको हम कौन सी पार्ट में पढ़ेंगे मैकेनिक्स की? डायनामिक्स, लॉज ऑफ मोशन. सेकेंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है डायनामिक्स, दैट इज लॉज ऑफ मोशन जैसे आप पढ़े थे. ठीक है. और ये काइनेमेटिक्स जो है वो कौन सी वर्ड से आया है? ये ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड का मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है काइनामा. KINEMA. काइनेमा का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है. दिस इज द ग्रीक वर्ड. करेक्ट. जिसका मीनिंग है मोशन. तो वही से आया है काइनेमेटिक्स. ठीक है. और हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स पे क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि काइनेमेटिक्स में यूज होते हुए टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं? और उसको कैसे मोशन अंडर ग्रेविटी पे यूज किया जाएगा, और ग्राफ्स एंड नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के साथ डील होता है. मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन को कैसे डील करेंगे उसको भी हम देखेंगे. ठीक है. तो चलो पहले शुरू करते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपनी अर्ली क्लासेस में पढ़े हो, बट फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा रेस्ट एंड मोशन के बारे में. ठीक है. इन डेप्थ नहीं बता रहा हूँ, यू नो ऑल दोस थिंग्स. रेस्ट एंड मोशन. करेक्ट. इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए. स्टूडेंट, रेस्ट एंड मोशन क्या है? इफ द पोजिशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स एंड टाइम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. अगर चेंज हो रहा है सराउंडिंग्स के साथ या टाइम के साथ, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. यस और नो? रेस्ट एंड मोशन के बारे में थोड़ा जस्ट राइट. इफ द पोजिशन ऑफ ए बॉडी, राइट, if the position of a body, if the position of a body does not change, right, if the position of a body does not change with time, with respect to WT, with respect to the surroundings, with respect to the surroundings, then it is said to be at rest. Then it is said to be at rest. Student, does not change is said to be at rest. Correct. If not, then it is said to be in motion. अगर ये चेंज कर रहा है, does not change मतलब rest. अगर ये चेंज कर रहा है, if not, it is said to be in motion. Correct.
इट इज सेड टू बी इन मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी में इसकी इंपोर्टेंस थोड़ा ज्यादा है, रेस्ट और मोशन की रिलेटिव टर्म्स है। और स्टूडेंट इस पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे, वहीं पे एक चीज लिखा होगा, एक चीज आप देखोगे वहां पर लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, करेक्ट? क्या है स्टूडेंट्स? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम सर ऑफ क्या आप थोड़ा अपवर्ड कर सकते हैं? स्टूडेंट्स वन थिंग हियर जो हमें क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान के चलो कि अभी मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, दिस इज द अर्थ सरफेस, ओके, दिस इज द अर्थ सरफेस, करेक्ट? और एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, करेक्ट? और एक इंसान भी यहाँ पर खड़ा है ना, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, करेक्ट? ये दोनों रेस्ट पे है। बट मैं बोल रहा हूँ हमेशा रेस्ट या मोशन, तो हमेशा हम एक रेस्पेक्ट की तरफ, मतलब एक विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग वी आर सेइंग, दैट मीन्स व्हाट? अर्थ इज रोटेटिंग। अगर हमारे प्लैनेट से बाहर में कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि दोनों इंसान मूव कर रहे हैं। बट अगर ये दोनों अगर एक अदर को मतलब ईच अदर, इफ दे विल लुक एट ईच अदर, देन उनको लगेगा कि यार एक फिक्स डिस्टेंस में वो दोनों हैं हमेशा, तो इसलिए दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं एक मूविंग कार की बात करता हूँ, एक मूविंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम सेइंग अबाउट ए मूविंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर दो दोस्त ऐसे बैठे हैं गाड़ी में, ठीक है? टू फ्रेंड्स आर गोइंग। अगर इस फ्रेंड के रिस्पेक्ट में ये फ्रेंड देखेगा तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, ये एक सीट पे बैठा है, ये दूसरी सीट पे बैठा है, तो बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर एट रेस्ट। बट अगर बाहर में अगर एक पेड़ की रिस्पेक्ट में वो देखेंगे तो उनको क्या दिखेगा? व्हाट दे विल से कि दे आर मूविंग अवे और मूविंग टुवर्ड्स द, तो इसी की रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहे हैं क्योंकि उनका चेंज हो रहा है पोजीशन। बट वो दोनों आपस में उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। और गाड़ी के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो गाड़ी भी उनके साथ है ना, यस और नो? सो इसीलिए एक बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, डिपेंड्स कि मैं किसकी रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। आई एम टेकिंग द मोशन ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट बोल रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा कुछ मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं। और वो कुछ कुछ जगह पे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ कुछ जगह में वो लिखा होगा इट इज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, इट इज मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी व्हिच इज आउटसाइड द अर्थ। आप यहाँ पर अभी बैठे हो, रेस्ट पे हो, बट अर्थ की बाहर अगर हम चले जाएंगे तो अर्थ इज मूविंग, तो उसको क्या लगेगा कि ये बॉडी मूव कर रहा है। तो हमेशा हम एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ बोल सकते हैं कि बॉडी इज रेस्ट और बॉडी इज इन मोशन, करेक्ट? जस्ट कीप इन माइंड रिलेटिव मोशन पे इसकी इंपोर्टेंस और थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है? तो फिलहाल हम चलते हैं सम काइनेमेटिक्स टर्म्स, ठीक है? Now give heading some kinematics terms. I'll give you time to ask some kinematics terms, right? Some kinematics term. Some kinematical terms. Okay. Let's know some kinematical terms जैसे कि पोजीशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट पहला पॉइंट देखो, पोजीशन। फर्स्ट पॉइंट, राइट? पोजीशन। वेक्टर में मैं बता चुका हूं और एक बार भी यहां पर बता रहा हूं, अगर किसी का वेक्टर में डाउट होगा तो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो स्टूडेंट, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन इन स्पेस एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? किसी भी एक जगह पे उसकी पोजीशन क्या है स्पेस पे, मतलब 3 डायमेंशन की रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, एंड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, टाइम के साथ वो पोजीशन फिक्स्ड रह सकता है, वेरी कर सकता है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, ठीक है? तो यू कैन राइट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, राइट? The position of a particle, the position of a particle refers to, the position of a particle refers to its location. Position of a particle refers to its location in space at a certain moment of time. At a certain moment of time. At a certain moment of time. Correct. इट इज मेजर्ड बाय स्टूडेंट्स, चलो इसको वेक्टर के फॉर्म पे देख लेते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पर अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेम इसको भी 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलो मैंने इस पॉइंट का पोजीशन निकालना चाहा विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स क्या होता है पोजीशन? इट इज मेजर्ड बाय द वेक्टर जॉइनिंग ए फिक्स्ड पॉइंट।
फिक्स्ड पॉइंट मतलब अगर कुछ रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या ले लेंगे, ओरिजिन मान के चलेंगे टू द पार्टिकल। इस पार्टिकल का अगर मैं पोजीशन निकालना चाहता हूं तो विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रॉम और किसी को भी ले सकता हूं। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिन को मान के चलते हैं, and that vector is known as position vector, correct? That vector is known as position vector, yes or no? So थोड़ा डिफाइन करके हम लिख सकते हैं, right? It is measured by, just लिखो, it is measured by a vector, it is measured by a vector joining a fixed point, it is measured by a vector joining a fixed point, joining a fixed point। फिक्स्ड पॉइंट मतलब कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम दिया जा सकता है और भी एक पॉइंट दिया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, ओरिजिन को लेंगे। विल टेक द ओरिजिन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, टू द पार्टिकल joining a fixed point to the particle, correct? Just write with me, to the particle, ठीक है। दिस वेक्टर इज नोन एज पोजिशन वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसकी पोजिशन वेक्टर की बात करूं, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान के x और y दे दिया, दैट मीन्स व्हाट, this distance is y and this distance is x, correct? And this distance is also x, and this is the position vector r, yes or no? So r is the position vector of p. We can write r vector, that is the position vector of p, that is the position vector of p, correct? Sorry, point p है, p vector नहीं है, that is the position vector of p। यहाँ पर p को वेक्टर लिखने गलत होगा तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में हम लिखे, इसलिए हमने p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाले, करेक्ट? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, है ना। और उसको अगर ग्राफिकली, अगर वेक्टोरियली में रिप्रेजेंट करूं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, x यूनिट वेक्टर अलोंग x इज i कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग y इज j कैप। वेक्टर में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। और स्टूडेंट, फॉर a straight line motion along x axis the position vector is always parallel to x axis and that will be the only x component, है ना। मान के चलो, अगर मैंने इसका एक एग्जांपल दिया, ओनली कोई भी पार्टिकल, ये ओरिजिन है, करेक्ट, दिस इज ओरिजिन, ओ ले लिया मैंने, एंड दिस इज द लाइन, ठीक है, और ये वाला मेरा प्लस एक्स एक्सिस है और यहाँ से इसको मैं ओरिजिन लिया हूँ स्टूडेंट, एंड दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, करेक्ट। मान के चलो ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, तो ये पॉइंट मान के चलो +3 डिस्टेंस आया है ना। तो पोजिशन ऑफ पॉइंट पार्टिकल एट पी, पोजिशन कितना है उसका, इसका तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं है। सो द पोजिशन ऑफ पार्टिकल पी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x is equal to how much, position of particle +3 units, correct, है ना। अगर उसी रेस्पेक्ट में, अगर इसको मैंने ओरिजिन ले लिया, इसको मैंने +x ले लिया, इसको मैंने -x ले लिया, वेक्टर की फॉर्म में बता रहा हूं। अगर ये q पॉइंट में ले लूं and that q point is at a distance of -4 origin से, correct? So the position of particle q at x कितना होगा, -4 यूनिट, -4 यूनिट्स। इसका मतलब यह है स्ट्रेट लाइन मोशन पे, वन डायमेंशनल मोशन पे बॉडी एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, करेक्ट। एंड द पोजीशन वेक्टर जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो मतलब उसका ओनली एक्स कंपोनेंट होगा। therefore the position of a particle by measured by the x coordinate, x of t at a certain instant of time, मैं लिख सकता हूँ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसकी x कोऑर्डिनेट इतना है, x of t। अगर y कोऑर्डिनेट होगा तो y of t भी लिखेंगे, गेटिंग, जस्ट नोट इट। आइडिया आ गया है पोजीशन वेक्टर के बारे में, तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वेक्टर फॉर्म गिवन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गिवन डिस्टेंस and displacement. From your very early classes, you know what is distance? The actual path covered by a moving particle in a given interval of time, yes or no? The actual path covered. Distance is the actual path covered or the actual path length, ठीक है? Actual path covered by a moving particle in a given interval of time. Actual path covered, right, by a moving particle, by a moving particle in a given interval of time, in a given interval of time, correct, है ना। फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यू नो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर
शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, उसको भी हम लिखेंगे थोड़ा साइंटिफिक वे में, द चेंज इन पोजिशन वेक्टर, ठीक है, द चेंज इन पोजिशन वेक्टर मतलब the straight line joining between 2 points, the straight line joining between the initial point and the final point. तो पॉइंट को हमने डिफाइन करने के लिए उसकी पोजीशन वेक्टर निकाल दिए, तो मैंने थोड़ा इनडायरेक्टली उसको लिखा कि द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। उसका वही मतलब है, दैट इज, इसका मीनिंग ये है कि ए वेक्टर जॉइनिंग, राइट, ए वेक्टर जॉइनिंग, आई विल गिव एग्जांपल, डोंट वरी, a vector joining initial to final position, a vector joining initial to final position, correct, a vector joining initial to final position, ठीक है। उसका मतलब अगर एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स टेक ए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर आप उसको 3 डायमेंशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो, नॉट ए इशू। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया जिस पॉइंट का ए है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया जिस पॉइंट बी है, ठीक है, and particle moves from A to B, एक particle A to B मूव किया, करेक्ट है ना, as shown in the figure, एक particle A to B मूव किया, and this is x axis and this is y axis, ठीक है। और स्टूडेंट मान के चलो ये जो, और उसने ऐसा, मगर अगर मैंने उसका डिस्टेंस की बात करूं तो इसने इस पाथ में गया, ठीक है, फिगर ट्रैवल्ड मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज लेट डेल्टा एस, करेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज दोनों पॉइंट के बीच में लेट डेल्टा आर, ठीक है। और स्टूडेंट मान के चलो, लेट्स से द बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी जा रहा है बॉडी, और ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और लेट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो आर आई है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर एफ मान के चलो, करेक्ट है कि नहीं। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट, अगर मान दिया मैंने ये ओ है, तो ओ ए बी, ओ टू ए, ओ टू बी, देन ए टू बी, अगर मुझे ए बी निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड ए बी, फिर मुझे क्या करना होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से भी देख सकते हैं, नॉर्मली भी ऐसे मैं बता सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर मतलब डेल्टा आर इज ए पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर इनिशियल, ठीक है, दैट इज आर एफ माइनस आर आई। स्टूडेंट उसको अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के साथ थोड़ा रिलेट कर दूं, लेट आई विल रिलेट विद द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो यू सी this is one vector, correct, this is rf vector, this is another vector, this is ri vector, see the direction, and this is the vector I have taken as, this vector I have taken as delta r. So if two vectors are represented by the two sides of a triangle in same order, ये एक ट्रायंगल है, ये एक वेक्टर है जो इस ऑर्डर पे जा रहा है, ठीक उसकी बैक टू बैक और एक वेक्टर है, both are represented by the two vectors of a triangle in same order, then the third vector in opposite order will represent the resultant vector in opposite order. इसका मतलब ये है कि r1 वेक्टर, r इनिशियल वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ वेक्टर, क्योंकि ये दोनों दो साइड्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर इनिशियल एंड डेल्टा आर, जो कि सेम ऑर्डर पे है, करेक्ट। बट ये जो आर एफ है वो अपोजिट ऑर्डर पे है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये अपोजिट डायरेक्शन पे आता है, तो इसलिए रिजल्टेंट हो गया। इसको अगर थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके डेल्टा आर को रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, वही मैं लिखा हूं, पोजिशन वेक्टर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दी, देखेंगे हम उसको न्यूमेरिकली कैसे करेंगे। बट जस्ट हाउ द पोजिशन वेक्टर इज टेंडिंग, डेल्टा एस मतलब मान के चलो ये एसीबी है, वो एसीबी पाथ में गया, इट मूव्ड इन द पाथ एसीबी, दैट मींस एसीबी वो जो है दैट इज ए पाथ लेंथ, दैट इज डिस्टेंस। बट ए टू बी के बीच में मैंने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दिया, और उसका जो पोजिशन वेक्टर मैंने निकाला डेल्टा आर, दैट इज आर एफ माइनस आर आई, दैट इज नोन एज द पोजिशन वेक्टर, मतलब द फाइनल पोजिशन, ठीक है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, अंडरस्टूड। एंड ऑलवेज यू रिमेंबर, मैक्स टू मैक्स अगर एक बॉडी सिंपली स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो उसका डिस्टेंस जितना होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा, इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम। और कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, आप पढ़े हो इन द हाई स्कूल फिजिक्स, यू हैव लर्नड अबाउट द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन से छोटा तो दो पॉइंट के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए हम एक पॉइंट हमेशा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी कैन ऑलवेज राइट the magnitude of displacement is always less than equal to distance,
correct? The magnitude of displacement, it may be negative, it may be positive. Our displacement is a vector quantity. Vector means which has both magnitude and direction, and distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. Vector quantity means that physical quantity which is having magnitude as well as direction, and distance is a scalar quantity. तो इसलिए मैंने magnitude ले लिया. मैग्नीट्यूड लिया मतलब वो प्लस या माइनस, वो तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर एक बॉडी यहाँ से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, यहाँ से अगर राइट की तरफ जाएगा तो मैं पॉजिटिव ले लूंगा. दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन बिकॉज इट इज वेक्टर. बट मैग्नीट्यूड कुछ रहेगा एंड द मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस. ठीक है, कभी भी वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट. एंड फॉर एनी, कोई भी दो पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट विल बी यूनिक. वो डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा. That length will be fixed. And if the object is moving distance, अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, अगर फिर वापस पीछे की डायरेक्शन पे आ रहा है वो नेगेटिव भी हो सकता है. अंडरस्टूड? ठीक है. यस सर. a few examples just आपको acquainted करने के लिए, you know, but और एक बार बता दे रहा हूँ फिर भी. लेट ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है, करेक्ट? लेट इट्स ए सेमी सर्कुलर पाथ, और ये उसकी सेंटर पॉइंट है ना? रेडियस को मान के चलो r है, और ये सेंटर पॉइंट है, ये a है, b है. बॉडी इस पाथ में गया, एक सेमी सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव किया, करेक्ट? तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट मैं डिस्टेंस की बात करूँ, रेडियस इज r, करेक्ट? दिस इज द रेडियस. अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस विल बी हाउ मच? टोटल सर्किट की पेरीमीटर कितना है? 2 पाई r. हाफ सर्कल की कितना होगा? पाई r, करेक्ट? बट यहाँ पर अगर मैं A और B पॉइंट, A इनिशियल पॉइंट, B फाइनल पॉइंट, अगर A टू B अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, if I'll be saying about displacement, then displacement will be how much? 2r, correct? ठीक है. मान के चलो मैंने एक बॉडी को यहाँ से थ्रो किया, ये ग्राउंड लेवल है. मैंने एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया ऐसे, और फिर वापस वो ऐसे आ गया, है ना? ये इस तरफ मूव किया और फिर बॉडी इस तरफ वापस आ गया, करेक्ट? ना उसी सेम पाथ में आ गया बॉडी. इतना ज्यादा नहीं है, डायग्रामेटिकल तो ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी बॉडी फिर वापस उसी पोजीशन पे फिर वापस बॉडी आ जा रहा है, उसी पॉइंट पे आ गया बॉडी. मतलब ये जो हाइट है ना, दिस हाइट इज एट, बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम ए और फिर वो जाके मैक्सिमम हाइट टच करके फिर वो बी पॉइंट पे आ गया. तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, इसने एच मूव किया, फिर एस वापस आया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2h. बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? For your kind information, displacement will be 0, correct? और एक एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे केसेस पे हमें इंक्लाइंड प्लेन के साथ डील करना होगा, तो उसी केसेस पे अगर एक बॉडी यहाँ पर प्लेस किया गया है, करेक्ट? लेट ए बॉडी इज प्लेस्ड हियर और उसने इतना ही मूव किया, लेट मान के चलो उसने s डिस्टेंस मूव किया इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो स्ट्रेट लाइन पे भी जा रहा है. तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑल्सो s, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ऑल्सो s, करेक्ट है ना? ठीक है. और एक एग्जांपल देता हूं. लेट स्टूडेंट, दिस इज स्टूडेंट, दिस इज ए हाइट, दिस इज ए टावर, करेक्ट? एंड लेट मैंने बॉडी को एक टावर के ऊपर से थ्रो किया, अंडरस्टूड? ये ऐसे आया, है ना? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बताऊं, so this is अगर ये h height है, if this is h height, correct? so ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, इस लेवल से जो उसने मैक्सिमम हाइट तक गया, लेट दैट डिस्टेंस इज x, करेक्ट? तो उसने x गया फिर x आया, है ना? और ये हाइट ऑफ द टावर इज h, दिस इज द टावर, करेक्ट? और टावर के ऊपर से मैंने एक बॉडी को थ्रो किया और वो आके ग्राउंड पे पहुंच गया, एंड दिस इज आल्सो h, दिस इज द टावर हाइट, और बॉडी आके यहाँ पर पहुंच गया. अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूं, इफ आई से अबाउट डिस्टेंस, देन आप क्या करोगे? सर डिस्टेंस मतलब उसने तो यहाँ से शुरू किया, x गया फिर x आया, दैट इज 2x. 2x के बाद फिर h उसने मूव किया, सो दैट इज h plus 2x, करेक्ट है ना? एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? डिस्प्लेसमेंट इज इस पोजीशन से निकला था फिर यहाँ पर आ गया, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो h अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो h. तो यहाँ पर डिस्टेंस लेकिन कितना हो गया? h plus 2x, क्योंकि यहाँ से उसने निकला, x गया फिर x आया, 2x फिर यहाँ से आया h, so that is h plus 2x is the distance.
बट डिस्प्लेसमेंट इज h, करेक्ट? समझ पे आ रहा है? जस्ट नोट इट. Let's take an example. Let's say body is moving in a circular path और उसने कुछ थीटा एंगल सब्सटेंड किया. देखो यहाँ पर दिस इज सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर O, करेक्ट? और बॉडी ने क्या किया, A to B मूव किया. लेट दिस इज A पॉइंट, लेट दिस इज B पॉइंट, है ना? और बॉडी ने कुछ थीटा एंगल, टोटल एंगल इज थीटा, करेक्ट? हाउ मच इज टोटल एंगल? थीटा उसने सब्सक्राइब किया. तो इसने इस पाथ से गया A to B, है ना? और जबकि रेडियस ऑफ द सर्किल इज r. अगर मैं यहां से, अगर ये थीटा है, अगर मैंने पूछा कि डिस्टेंस क्या है, तो यू कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू l by r, है ना? नहीं, इफ आई आस्क यू अबाउट डिस्टेंस मींस यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ. सो दैट आर्क लेंथ डिस्टेंस मतलब इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू l by r. तो l इज इक्वल टू हाउ मच, theta is equal to l by r. You know in arcs theta is the angle, l is the arc length and r is the radius. और हमें यहाँ पर l निकालना है. So l is equal to how much, r into theta. So अगर डिस्टेंस की बात करें, so distance will be equal to r into theta, correct? बट मान के चलो उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा. इट जस्ट आस्क अबाउट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. सो डिस्प्लेसमेंट मतलब यू कनेक्ट फ्रॉम a to b, करेक्ट? आप a to b कनेक्ट कर दो और यहाँ से एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर ले लो. ये सब नो. If we'll take the angle bisector, then this will be theta by 2. This will be also theta by 2. And let this distance is x, this distance is x. है ना? So displacement will be how much? 2x. Correct है ना? अगर मैं 2 को रख लूं तो अगर मुझे x को रिप्लेस करना है और वो अंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, स्टूडेंट यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इट इज लाइक दैट. जस्ट सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जो कि इस तरह है. इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, है ना? यस और नो? जबकि ये वाला एंगल थीटा बाय 2 है और ये वाला x है. सो अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो साइन, और ये रेडियस r है. इफ आई टेक साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच, p बाय h, दैट इज x बाय r, है ना? तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, r into साइन थीटा बाय 2, करेक्ट? तो यहाँ पर 2x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पे 2r into साइन थीटा बाय 2. आई कैन राइट लाइक दिस, द डिस्प्लेसमेंट इज 2x और x की बदले में मैंने यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट डाल के r sin थीटा बाय 2 लिख दिया. So I can write displacement is equal to 2r sin theta by 2. Is that clear to all? You know जब राइट एंगल में पाथ में बॉडी मूव करता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, लेट दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट, दिस इज c पॉइंट. कोई भी एक बॉडी मान के चलो इस पाथ पे गया x यूनिट्स, इस पाथ पे गया x यूनिट, सेम है मान के चलो, एंड दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इज इक्वल हाउ मच, x प्लस x. डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस x टू x. बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, so x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, हाउ मच, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, ac. so that is root 2x. yes or no? that is root 2 into x units, करेक्ट? ये जो ऊपर वाला सर्कुलर एग्जांपल जो मैंने बताया, जस्ट सेम इनडायरेक्टली, अगर कोई भी एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक पर्सन, ठीक है, और उसका मान के चलो रेडियस कुछ दिया हुआ है r, and the radius r is equal to let given 10 मीटर लेके चलो, रेडियस r is given 10 मीटर, और उसने एंटी क्लॉकवाइज मान के चलो इसी डायरेक्शन पे कुछ 120 डिग्री उसने कवर किया. कितना एंगल उसने कवर किया, लेट दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री, करेक्ट? तो चलो अभी फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर उसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुंच गया इसी पाथ में, A to B, and this is O and this is 10√3 डिस्प्लेसमेंट. अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस मतलब ACB. अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, दैट इज इक्वल टू क्या है, द लेंथ ऑफ द आर्क ACB, करेक्ट? एंड आर्क इज इक्वल हाउ मच, जब हम देखे थे थीटा एंगल इनटू रेडियस, है ना? और एंगल कितना है, 120. 120 मतलब कितना लिख सकते हैं, और क्या 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, करेक्ट? पाई रेडियन पे इनटू रेडियस इज 10, तो कितना हो गया, 20 पाई बाय 3 मीटर, है ना? यस और नो? अंडरस्टूड? बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जब भी मैंने अभी बताया आप लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट मतलब डायरेक्टली तो वहां पर हमेशा ऐसा नहीं करेंगे. डिस्प्लेसमेंट मींस दिस, और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या निकाला यहाँ पर, 2r sin थीटा बाय 2. यस और नो? निकाले ना हमने. डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट,
ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने बताया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल हाउ मच, 2 into रेडियस r into साइन, करेक्ट, थीटा बाई 2, है ना। सो चलो 2 ले लो, रेडियस 10 दिया हुआ है, and theta is 120 by 2 is sin 60 degree, and sin 60 you know how much, root 3 by 2, so 2 into 10 into sin 60 is root 3 by 2, तो 2 cancel, so displacement कितना हो गया, 10 root 3 meter, understood। तो मान के चलो एक एग्जांपल इस तरह दिया हुआ है, right, if the position of a particle, right, if the position of a particle, if the position of a particle along y-axis, if the position of a particle along y-axis is represented as a function of time t by the equation y of t is equal to tq, इसी तरह दिया हुआ है, मतलब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू, मतलब टाइम के हिसाब से वो ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। ये जो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, वो टाइम के साथ वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी कर रहा है, पोजीशन y of t is equal to tq, और उसने पूछा देन फाइंड displacement of the particle, then find displacement of the particle, then find displacement of the particle during the period t2, छोटा सा टाइम गैप t2 t plus डेल्टा t, उसी टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। t2 t plus डेल्टा t, मतलब डेल्टा t इज द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम गैप, ठीक है। हाउ टू फाइंड द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो पोजीशन एट ए टाइम y of t, पोजीशन एट टाइम t y of t इज इक्वल टू हाउ मच, tq ना, करेक्ट। सो t plus डेल्टा t में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, पोजीशन एट t plus डेल्टा t, दिस इज एट t टाइम पे पोजीशन tq है। अगर डेल्टा t ले लिया तो पोजीशन क्या हो जाएगा, y of t plus डेल्टा t हो जाएगा, है ना। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, t plus डेल्टा t का q हो जाएगा, करेक्ट। कुछ गलत लिखा क्या, यहाँ पर y of t इज इक्वल टू tq था, अभी मैंने टाइम t plus डेल्टा t ले लिया, तो यहाँ पर इट विल बी फंक्शन ऑफ t plus डेल्टा t, तो इसलिए t plus डेल्टा t डाला, और यहाँ प्लस t की जगह में t plus डेल्टा t डाल के q कर दिया। और उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है। देन इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, देन मुझे क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब व्हाट इज द पोजीशन एट t plus डेल्टा t माइनस व्हाट इज द पोजीशन एट t, है ना, ये तो हमें करना है। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, t plus डेल्टा t का q माइनस tq, करेक्ट। तो चलो निकाल देते हैं, a plus b का होल क्यू के फॉर्मूला, aq प्लस 3a² b, मतलब 3 into t square into डेल्टा t, करेक्ट, प्लस 3ab², सो 3 into, फिर से आप t को ले लो फिक्स, इंटू डेल्टा t का स्क्वायर, है ना, प्लस डेल्टा t का होल क्यू माइनस tq, करेक्ट। तो tq कैंसिल, फाइनल एक्सप्रेशन कितना आया देखो, 3t² इंटू डेल्टा t मतलब स्मॉल t, ऐसा नहीं कि डेल्टा कुछ अलग है t कुछ अलग है, डेल्टा t स्मॉल t, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको dt डेल्टा t डिफरेंशिएशन में, 3t² डेल्टा t प्लस 3t इंटू डेल्टा t का स्क्वायर प्लस डेल्टा t का क्यू। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला में थोड़ा सेट किया, अंडरस्टूड, जस्ट नोट इट।